नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का अध्ययन कर रहे थे। यह इस वीडियो सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का सामान्य परिचय और अध्याय 1 जो कि वरिष्ठ अधिकारीगण से संबंधित था और उसमें पैरा 1 से लेकर 17 तक का प्रावधान था। इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 2 से 9 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पैरा 18 से लेकर के 96 तक का प्रावधान है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 रिजर्व निरीक्षक और उप निरीक्षक, पैरा 18 से पैरा 24 तक। देखते हैं इसमें क्या है। पैरा 18 रिजर्व निरीक्षक के कार्य। तो रिजर्व निरीक्षक जो होता है वह पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि पुलिस लाइन का भार साधक कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक होता है। पैरा 19 रिजर्व निरीक्षक वस्त्रों, साज सज्जा, आयुधों, गोला बारूद, डेरों और भंडारों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनके लिए रखे जाने वाले रजिस्टरों के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पैरा 20 नए आरक्षियों का प्रशिक्षण, व्यायाम, ड्रिल तथा परेड कराना। यानी कि जो नए भर्ती होते हैं, नए पुलिस भर्ती होते हैं, उनको क्या कराना? प्रशिक्षण कराना, उनकी परेड कराना इत्यादि का दायित्व जो है वो रिजर्व निरीक्षक के पास होता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 21 साप्ताहिक किट निरीक्षण एवं वार्षिक चांदमारी। तो यह क्या होता है? वार्षिक चांदमारी जो बंदूक, पिस्तौल आदि का चलाने का जो प्रशिक्षण देना होता है वह भी रिजर्व निरीक्षक के कार्यों के अंदर आता है। तो वार्षिक चांदमारी मतलब वर्ष में एक बार जो है फायरिंग की ट्रेनिंग होती है। उनको सिखाया जाता है कि निशाना कैसे लगाना है या फिर निशानेबाजी का प्रशिक्षण देना होता है। चलिए धारा पैरा 21 के बाद पैरा 22 रक्षकों और संतरियों यानी कि पहरेदार का निरीक्षण करना तथा फांसी गार्ड को आज्ञा देना। तो रिजर्व निरीक्षक जो होता है उसका यह भी कार्य होता है कि वह रक्षकों और पहरेदारों का निरीक्षण करे और फांसी गार्ड को आज्ञा दे। फांसी गार्ड मतलब जब मृत्युदंड का निष्पादन होता है और उस निष्पादन के लिए जो है फांसी देने वाले व्यक्ति की रक्षा में जो पुलिस वाले या फिर सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं उनको आज्ञा देने का कार्य भी यही करता है। तो पैरा 18 से 22 तक हमने 4 चीज़ें देखी कि पुलिस लाइन का भार साधक कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक होता है। वस्त्रों, साज सज्जा, आयुधों, गोलों आदि का जो उत्तरदायित्व होता है किसके पास होता है? वह भी रिजर्व निरीक्षक के पास होता है। अगला हमने देखा कि नए आरक्षियों का प्रशिक्षण का दायित्व किस पर होता है? रिजर्व निरीक्षक के पास होता है। फिर वार्षिक चांदमारी का दायित्व रिजर्व निरीक्षक के पास होता है। फांसी गार्ड को आज्ञा देना और रक्षकों या पहरेदारों का निरीक्षण करना भी किसका कार्य होता है? रिजर्व निरीक्षक का कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 24 रिजर्व उप निरीक्षक कार्य और शक्तियाँ। तो पैरा 24 में क्या है? रिजर्व उप निरीक्षक के कार्य और शक्तियाँ। इसमें कहा गया है कि रिजर्व निरीक्षक के कार्यों में रिजर्व उप निरीक्षक व सूबेदार उसकी सहायता करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 3 लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ। ये पैरा 25 से पैरा 39 तक इसमें प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि इस अध्याय के पैरा 25 से 38 तक को 1974 में निरस्त कर दिया गया है। केवल पैरा 39 ही शेष रह गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो पैरा अध्याय 3 है क्या है? लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ, पैरा 25 से 39, जिसमें कि पैरा 25 से 38 तक को 1974 में निरस्त कर दिया गया है। केवल पैरा 39 जो है वही शेष रह गया है। पैरा 39 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि पैरा 39 उपबंध करता है कि न्यायालय में उपस्थित सभी पुलिसकर्मी लोक अभियोजक के नियंत्रण में रहेंगे। तो पैरा 39 जो है क्या कहता है कि न्यायालय में उपस्थित सभी पुलिसकर्मी लोक अभियोजक के क्या रहेंगे? नियंत्रण के अधीन रहेंगे। तो इस चैप्टर में केवल एक ही हमें पैरा याद रखना है, पैरा 39, क्योंकि बाकी जो पैरा है पैरा 25 से 38 तक उनको निरस्त कर दिया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। अध्याय क्षेत्र निरीक्षण। ये क्षेत्र निरीक्षण नहीं है, चैप्टर का नाम है क्षेत्र निरीक्षक। इसको बोलते हैं सर्कल इंस्पेक्टर, तो इसको क्षेत्र निरीक्षण की जगह क्षेत्र निरीक्षक पढ़िएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। पैरा 40 से लेकर के पैरा 42 तक प्रावधान है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है। पैरा 40, क्षेत्र निरीक्षक के प्रमुख कर्तव्य। क्षेत्र निरीक्षक जांच पड़ताल का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब होता है निगरानी करने का काम, और अपराध का निवारण, पुलिस क्षेत्रों में निवारक और अन्वेषण कार्यों में सामंजस्य रखेगा। तो क्षेत्र निरीक्षक यानी कि सर्कल इंस्पेक्टर का क्या कार्य होगा कि वह अपने क्षेत्र में जांच पड़ताल का पर्यवेक्षण और अपराध का निवारण, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अन्वेषण कार्यों का सामंजस्य बनाए रखेगा। चलिए इसमें आगे क्या है। क्षेत्र निरीक्षक आयुधों और विस्फोट अधिनियमों के अधीन लाइसेंस प्राप्त दुकानों का निरीक्षण करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों का निरीक्षण कौन करेगा, वो सर्कल इंस्पेक्टर करेगा। CI यानी कि सर्कल इंस्पेक्टर करेगा, क्षेत्र निरीक्षक करेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यह प्रारूप संख्या 3 में अपनी गतिविधियों के संबंध में एक अपराध डायरी रखेगा। तो यह एक अपराध डायरी रखेगा, किस में रखेगा, प्रारूप संख्या 3 में अपनी गतिविधियों के संबंध में एक क्या रखेगा, अपराध डायरी रखेगा। तो यह इसमें प्रावधान किया गया है। तो पैरा 40 में इसका क्या है, प्रमुख कर्तव्यों को बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 5, उप निरीक्षक और सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी। पैरा 40 से 64 तक में इसका प्रावधान है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। पैरा 43 कहता है कि थाने का भार साधक अधिकारी एक उपनिरीक्षक होता है। वह अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन को संचालित करता है। तो जो थाना होता है हमारा, पुलिस जो थाना होता है, इसका भार साधक अधिकारी कौन होता है, तो उपनिरीक्षक होता है। पैरा 43 में प्रावधान कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि थाने के भार साधक अधिकारी कौन होता है, वो उपनिरीक्षक होता है। किस पैरा में प्रावधान किया गया है, तो पैरा 43 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उपनिरीक्षक मतलब SI होता है, SI मतलब सब इंस्पेक्टर। तो यह कौन होता है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है। पैरा 43 में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वह अपने अधीनस्थों की दक्षता, उनके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए और उनके द्वारा तैयार किए गए सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। तो वह अपने थाने की, जो उसके थाने के अधीनस्थ होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, जो अन्य उपनिरीक्षक होते हैं, कांस्टेबल होते हैं या हेड कांस्टेबल होते हैं, उनके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए, उनके द्वारा तैयार किए गए सभी रजिस्टरों के लिए, अभिलेख विवरणों के लिए, रिपोर्टों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं। थाना प्रभारी प्रतिदिन हवालात और मालखाने का निरीक्षण करेगा तथा प्रतिदिन GD में हस्ताक्षर भी करेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि थाना प्रभारी जो होता है वह प्रतिदिन क्या करेगा, हवालात और मालखाने का निरीक्षण करेगा और प्रतिदिन GD में भी हस्ताक्षर करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पैरा 51, थाने का दूसरा प्रधान अधिकारी अधीनस्थ उप निरीक्षक होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थाने का जो दूसरा प्रधान अधिकारी होता है वो कौन होगा, अधीनस्थ उप निरीक्षक होगा। यानी कि SI के बाद जो भी क्या होगा, उसके अधीनस्थ जो भी होगा वो भी SI होगा, वो क्या होगा, थाने का दूसरा प्रधान अधिकारी होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पैरा 55, थाने का कार्यालय लिपिक, अभिलेखपाल और लेखपाल प्रधान कांस्टेबल होगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है कि थाने का कार्यालय लिपिक या फिर अभिलेखपाल या फिर लेखपाल कौन होगा, प्रधान कांस्टेबल यानी कि हेड कांस्टेबल होगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। फॉर्म संख्या 224 और दूसरी लेखा पुस्तिकाओं को बनाए रखने तथा थाने में होने वाली सभी सरकारी धन और मूल्यवान संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भार साधक अधिकारी के साथ साथ प्रधान कांस्टेबल भी उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो है थाने के भार साधक अधिकारी के साथ साथ जो है थाने का जो प्रधान कांस्टेबल होगा यानी कि कार्यालय लिपिक होगा या फिर अभिलेखपाल होगा, वह भी थाने की जो मूल्यवान संपत्ति होती हैं या फिर सरकारी धन होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, वह हेड कांस्टेबल होगा।
पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी भी प्रधान कांस्टेबल होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है? वह हेड कांस्टेबल होता है, यानी कि प्रधान कांस्टेबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 61, विशेष अवसरों के अलावा सिविल पुलिस के कांस्टेबल आयुध धारण नहीं करेंगे। इनका मुख्य कार्य अपराधों को रोकना होता है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया इसमें पैरा 61 में कि विशेष अवसरों के अलावा सिविल पुलिस के कांस्टेबल जो हैं आयुध धारण नहीं करेंगे। मतलब जो है वो पिस्तौल या फिर बंदूक आदि को धारण नहीं करेंगे। किसमें कहा दिया है? पैरा 61 में। जब तक विशेष अवसर ना हो तब तक जो है वो पिस्तौल आदि जो है धारण नहीं करेंगे। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? अपराधों को रोकना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो सिविल पुलिस के कांस्टेबल होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? वह अपराधों को रोकना होता है। पैरा 64, जिला पुलिस के कांस्टेबल जब ड्यूटी पर हों तब वे रेलवे के प्लेटफार्म पर प्रकट होने और बने रहने के अधिकारी होंगे। स्टेशन मास्टर को जिला पुलिस के उन कांस्टेबलों को उसके स्टेशन पर ड्यूटी से हटाने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है कि स्टेशन मास्टर को जिला पुलिस के उन कांस्टेबल को स्टेशन से ड्यूटी करने से वह नहीं रोक सकता है और ना ही उसको ऐसा कोई अधिकार है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो आप पुलिस रेगुलेशन पढ़ रहे हैं यह बहुत बड़ा है और लगभग इसमें 537 के आसपास या शायद 537 ही इसमें पैरा हैं। तो सभी पैरा को पढ़ना आवश्यक नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसमें समय भी ज़्यादा लग जाएगा। केवल जो महत्वपूर्ण पैरा है वही हम पढ़ रहे हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। अध्याय 6, सशस्त्र पुलिस यानी कि आर्म्ड फोर्स, पैरा 65 से 72 तक। पैरा 65, सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य है। सशस्त्र पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के अधीन रहती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सशस्त्र पुलिस जो है वह किसके अधीन होगी? डीआईजी के अधीन होगी। इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं, देख लेते हैं इसके क्या क्या कर्तव्य हैं। पहला, खजानों, तहसीलों और हवालातों की अभिरक्षा करना। दूसरा, कोषों, बंदियों तथा सरकारी संपत्तियों के मार्ग की रक्षा करना। तीसरा, बलवे तथा हिंसात्मक अपराधों को रोकना तथा उनका निवारण। चौथा, शस्त्रागार तथा क्वार्टर गार्ड पर ड्यूटी देना। पांचवा, भयानक अपराधियों का पीछा और उन्हें गिरफ्तार करना। तो ये जो कार्य हैं ये सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि जब सशस्त्र पुलिस की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय पर महत्वपूर्ण जुलूसों तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर की जाए तो पुलिस की व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक जिम्मेवार होगा। तो कौन होगा इसके लिए जिम्मेवार? पुलिस अधीक्षक जिम्मेवार होगा। कब होगा? जब सशस्त्र पुलिस की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय पर महत्वपूर्ण जुलूसों तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर की जाती है तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो पुलिस अधीक्षक जिम्मेवार होगा। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग के सिद्धांत के अनुसार जब किसी समूह द्वारा तितर बितर होने के आदेश की उपेक्षा की जाए अथवा आदेश देने के पश्चात भी समूह उपद्रव करने के लिए तैयार रहे तभी सशस्त्र बल का प्रयोग करना चाहिए। पैरा 70 के सब क्लोज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि जब जो है विधि विरुद्ध जमाव होता है और उसको तितर बितर कर देने का आदेश दिया जाता है, वह ऐसा आदेश नहीं मानते हैं, जमाव में बने रहते हैं या फिर उसकी उपेक्षा करते हैं, तब क्या होता है? उस जुलूस को जो है तितर बितर करने के लिए ही सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। पैरा 70 के 3 में इसका प्रावधान किया गया है। अध्याय 7, सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व, पैरा 73 से 78 तक में इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए देख लेते हैं। पैरा 65 नहीं, ये पैरा 73 है। इसको आप पैरा 65 की जगह पैरा 73 पढ़िएगा। तो पैरा 73 क्या कहता है? पैरा 73 कहता है सशस्त्र पुलिस की रिजर्व हर जिले में बनाई जाएगी। इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट है, पैरा 73 क्या कह रहा है कि सशस्त्र पुलिस की रिजर्व हर जिले में बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 8, घुड़सवार पुलिस, पैरा 79 से 88 तक का प्रावधान है। चलिए
पैरा 79 सवार पुलिस के कर्तव्य। तो पैरा 79 में सवार पुलिस के कर्तव्य बताए गए हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं सवार पुलिस के, देख लेते हैं। पहला, सड़कों पर गश्त लगाना। दूसरा, बंदियों और कोषों का मार्ग रक्षण करना। तीसरा, विशेष आवश्यक सूचनाएं लाना अथवा ले जाना। चौथा, अपराधियों का पीछा करना व उन्हें गिरफ्तार करना। पांचवा, संगठित डकैतियों या अन्य उपद्रवों को रोकना। छठवां, उत्सवों का मार्ग रक्षा करना। सातवां, यातायात नियंत्रण। तो ये क्या है, सवार पुलिस के कर्तव्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें से प्रश्न ऐसे बनता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 दे देंगे कि निम्न में से जो है सवार पुलिस का कर्तव्य कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे और 1 ऑप्शन अलग से कोई और रख देंगे और नकारात्मक उसको क्वेश्चन को पूछता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सवार पुलिस के क्या क्या कर्तव्य हैं, प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 84 घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण का नियम। तो पैरा 84 में बताया गया है घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण का नियम। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या है इसमें देख लेते हैं। यदि नए व्यक्ति घुड़सवार पुलिस में भर्ती होते हैं तो वे 2 वर्ष तक परिवीक्षा में रहेंगे, लेकिन कोई पैदल पुलिस घुड़सवार पुलिस में स्थानांतरित होती है तो वे अवधि 6 माह परीक्षा में रहेगा, अर्थात उसे 8 महीने की छूट प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो नए व्यक्ति घुड़सवार पुलिस में भर्ती होते हैं तो 2 वर्ष तक परिवीक्षा मतलब वो निगरानी में रहेंगे, लेकिन कोई पैदल पुलिस घुड़सवार पुलिस में ट्रांसफर होकर आती है तो उनको क्या, वो कितने दिन के लिए रहेंगे, वो 16 महीने के परिवीक्षा में रहेंगे, यानी कि वो 16 महीने निगरानी में रहेंगे, अर्थात उन्हें 8 महीने की छूट प्राप्त होगी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 16 महीने और 8 महीने। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 9 ग्रामीण पुलिस। पैरा 89 से 96 तक का प्रावधान है, देख लेते हैं इसमें क्या है। पैरा 89 ग्राम पुलिस के कर्तव्य है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पैरा पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है कि ग्राम पुलिस के कर्तव्य। चलिए देखते हैं क्या है। ग्राम का चौकीदार ग्राम का सेवक होता है, जिसका मुख्य कर्तव्य अपने प्रभार के गांवों की देखरेख करना और रक्षा करना होता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया से रिपोर्ट ले जाए, अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए और विधिक गिरफ्तारियां करें। वह अपने कर्तव्य पालन के विषय में जिला मजिस्ट्रेट के प्रति जिम्मेदार होता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है ग्राम पुलिस अपने कर्तव्य के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम पुलिस को नियुक्ति कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। उसके पदच्युति कौन करता है, वह भी जिला मजिस्ट्रेट करता है। मतलब उसको नियुक्ति भी कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट करेगा, और उसको पद से भी हटाएगा कौन हटाएगा, जिला मजिस्ट्रेट ही हटाएगा। उसके बाद है पैरा 90 क्या, ग्राम पुलिस को कृषि कार्य करने की छूट। इंपॉर्टेंट पैरा है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या कहा गया इसमें कि ग्राम चौकीदार का खेती करना वर्जित नहीं है, वह अपनी जीविका के लिए खेती करने के लिए स्वतंत्र है। उसे उस गांव में से किसी एक में रहना चाहिए जिनके लिए वह उत्तरदायी है। यानी कि यदि किसी ग्राम पुलिस को 2 या 3 में 2 या 3 गाँव में नियुक्त किया जाता है तो वह 2 या 3 में से किसी भी गाँव में उसको रहना चाहिए। ग्राम चौकीदार को कांस्टेबल यानी कि आरक्षी बल द्वारा दास्ता के कर्तव्यों यानी कि ओछे कर्तव्यों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। तो जो ग्राम चौकीदार है उसको कांस्टेबल द्वारा दास्ता के कर्तव्यों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो कांस्टेबल जो होता है वह उसको ओछे कार्यों में नियोजित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 91 ग्राम पुलिस की थाने में उपस्थिति। तो ग्राम पुलिस की थाने में उपस्थिति के संदर्भ में पैरा 91 में प्रावधान किया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। नियमित रूप से माह में 2 बार जन्म मरण की रिपोर्ट देने के लिए अपने नियत थाने में हाजिर होगा। तो ग्राम पुलिस को थाने में उपस्थित होने के लिए क्या कर्तव्य बताया गया है कि वह माह में 2 बार जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के लिए अपने नियत थाने में हाजिर होगा। क्या होगा, हाजिर होगा। महीने में कितनी बार,
2 बार हाजिर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपराध व अपराधियों की सूचना देगा। थाने में क्या देगा? अपराध व अपराधियों की सूचना देगा। पुलिस अधिनियम की धारा 21 के अनुसार ग्राम चौकीदार की नियुक्ति, स्थानांतरण, इनाम, दंड आदि डीएम का अधिकार है। तो यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 21 में किया गया है कि किसी ग्राम पुलिस को नियुक्ति करने, ट्रांसफर करने, इनाम देने, दंड आदि का अधिकार जो है वो दंड डीएम को है। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस अधिनियम की धारा 47 के अनुसार ग्राम चौकीदार पर जो अधिकार डीएम को प्राप्त है, राज्य सरकार वही अधिकार पुलिस अधीक्षक को भी दे सकती है। यानी कि पुलिस अधिनियम की धारा 47 कहती है कि ग्राम चौकीदार पर जो अधिकार डीएम को प्राप्त हैं, वही अधिकार पुलिस अधीक्षक को भी प्राप्त हो सकते हैं यदि राज्य सरकार चाहे तो। चलिए आगे देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 40 में ग्राम पुलिस का यह विधिक कर्तव्य है कि वह अपराधों की सूचना पुलिस को दे। तो सीआरपीसी की धारा 40 में भी यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पुलिस जो है अपने विधिक कर्तव्य, उसका यह विधिक कर्तव्य है कि वह अपराधों की सूचना किसको दे? पुलिस को दे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के अनुसार यदि ग्राम चौकी द्वारा किसी अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 में किया गया है। पैरा 92 ग्राम चौकीदार को प्रदान किया जाना चाहिए। तो जो ग्राम चौकीदार होता है उसको क्या क्या प्रदान किया जाना चाहिए? पैरा 92 में इसका प्रावधान किया गया है। अपराध अभिलेख पुस्तक उसको दी जानी चाहिए। हाजिरी के लिए लकड़ी का बना हुआ तख्ता उसको दिया जाना चाहिए। जन्म मृत्यु का छपा हुआ रजिस्टर उसको दिया जाना चाहिए। इन्हें वह प्रदाय की गई चमड़े की पेटी में रखेगा और जब थाने जाएगा तो साथ लेकर जाएगा। तो पैरा 92 के अनुसार ग्राम चौकीदार को क्या क्या प्रदान किया जाना चाहिए? अपराध अभिलेख पुस्तक प्रदान की जानी चाहिए। हाजिरी के लिए लकड़ी का बना हुआ तख्ता प्रदान किया जाना चाहिए। जन्म मृत्यु का छपा हुआ रजिस्टर प्रदान किया जाना चाहिए और उसे एक चमड़े की बनी पेटी भी प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वह उपरोक्त चीज़ों को रखेगा और जब वह थाने जाएगा तो वह इसको साथ लेकर जाएगा। तो ये देखिए पहले लेक्चर का स्क्रीनशॉट है और इसमें जो पुलिस रेगुलेशन विनियम है इसमें कुल 554 पैरा हैं और शायद हमने इसमें अभी पीछे 537 के आसपास पैरा बता दिए थे जो कि गलत है। इसमें 554 टोटल पैरा हैं और इसमें 37 अध्याय हैं और इसको हमने क्या किया है, 4 भागों में हम इसको बांट कर पढ़ रहे हैं। इसमें ये 4 भागों में हमने इसको विभाजित किया है किसको? पुलिस विनियम को। इसमें कुल जो है 37 अध्याय है। 37 अध्याय के को लेकर के हमने 1 से 9 तक का जो है पैरा 1 से 96 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या? पहला भाग अब अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, अध्याय 1 से 9 तक का हमने जो है अध्ययन कर लिया है जिसमें पैरा 1 से 96 तक का प्रावधान है, इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो अब इसका भाग होगा वो होगा पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्य जो कि अध्याय 10 से 28 तक में प्रावधानित है और इसके पैरा 97 से 395 तक है इसके अंतर्गत। और देखते हैं इसमें कहाँ तक हम अगले चैप्टर में कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसमें जो है आगे हम एक लेक्चर बाद में बना देंगे जिसमें आप इम्पोर्टेंट जो पैरा जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको केवल याद करिएगा और उसके आधार पर ही जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको याद करिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।